So let's start with a new topic, and the name of the topic is redemption of preference shares. Right? क्या बोला मैंने? Redemption of preference shares. बराबर है? Now, sir, ये redemption का क्या मतलब होता है? देखो, इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक किया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स. राइट? तो यहाँ पे इशू का मतलब क्या? इशू का मतलब होता है कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचता है और बेच के उनसे क्या लेता है? कैश, मतलब पैसा. तो इशू ऑफ शेयर्स का अगर मैं शॉर्टकट में मीनिंग बोलूं तो कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है. तो बताओ फटाफट, रिडम्पशन का मतलब क्या? सर उसी का उल्टा. तो रिडम्पशन में कंपनी क्या करता है? पब्लिक का पैसा रिटर्न करता है. क्या करता है? पब्लिक का पैसा रिटर्न. उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शेयर्स कितने टाइप का होता है? सर शेयर्स तो दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस. ये तो सब लोगों को पता है. इक्विटी शेयर्स में ना कोई भी टाइप नहीं होता है. लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का बात करूं, प्रेफरेंस शेयर, तो ना प्रेफरेंस में ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को बोलूं तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है. अरे सर, लास्ट वाला कौन सा बोला? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. लेकिन सर अभी तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो तो पॉसिबल ही नहीं है. वेरी गुड. अभी के बाद से कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. मतलब अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है तो उस प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन इज कंपल्सरी. उस प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन इज कंपल्सरी. विद इन हाउ मच टाइम? मैक्सिमम 20 years. मतलब कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके पब्लिक से अगर पैसा ले रहा है, राइट, तो जो पब्लिक ने ये प्रेफरेंस शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर बनेगा, मतलब कंपनी का ओनर बनेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन कंपनी ने जो पैसे लिए वो कंपनी को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा. कभी आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम कितना बोला मैंने? 20 years. विद इन दिस 20 years तुमको शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा. अगर मैं इक्विटी का बात करूं ना, इक्विटी का, तो उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स. एक बार कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया तो उसका पैसा जिंदगी में कभी भी रिटर्न नहीं होता है. कंपनी बंद होगा तभी पैसा रिटर्न. सर मान लो मैंने अगर किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा तो मैंने कंपनी को पैसे दिए, क्या वो पैसा कंपनी हमको रिटर्न कभी नहीं देता? कभी नहीं देता. कंपनी बंद हो गया तो मिलेगा. सर फिर तो इसमें बहुत टेंशन है. अरे ऐसा नहीं है बाबा. तुमने कभी स्टॉक मार्केट सुना है? शेयर मार्केट नाम सुना है? उसमें जाके बेच दो, बहुत सारे बायर्स मिलते हैं.
तो तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए, तुमको मिलेगा, तुम मार्केट में जाके बेच दो, टेंशन न मत लो, ठीक है। तो अगर मैं इक्विटी शेयर्स का बात करूं तो इक्विटी शेयर्स इज ऑलवेज इररिडीमेबल। जो इक्विटी शेयर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, इररिडीमेबल, ओके। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स, इट इज ऑलवेज रिडीमेबल, इट इज ऑलवेज रिडीमेबल। याद रहेगा ये चीज। तो सर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेम भी रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर भी होता होगा क्या? अरे भैया अभी तो बोला इक्विटी शेयर रिडीम होता ही नहीं है, तो कैसे होगा? ओ समझा, ठीक है। तो बेसिकली रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब क्या, पैसा रिटर्न देना, उतना तो समझ में आ गया, राइट। लेकिन रिडम्पशन में क्या होता है ना, जैसे मान लो आज मैंने इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया आज, तो मेरे को ना आज के आज पता भी चलेगा कि मैंने जो पैसे लिए बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो पैसे मुझे कब रिटर्न करना है और कितना रिटर्न करना है। एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया जिसका ना फेस वैल्यू है 100, कितना फेस वैल्यू 100, राइट। मुझे ना आफ्टर 10 इयर्स ये पैसे रिटर्न करने हैं, कभी आफ्टर 10 इयर्स ये पैसे मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। अब सवाल ये बनता है कि सर कितना रिडीम करना है? बॉस सामने वाले से कितना लिया है, 100, वो क्या है, फेस वैल्यू। तो मिनिमम मिनिमम तो तुमको 100 रुपीज रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में बोला है कि तुम रिडीम करो, तो जो रिडम्पशन है, जो रिडम्पशन है, दैट रिडम्पशन विल बी एट पार। एट पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू, एट व्हाट, फेस वैल्यू। कभी कभी कंपनी क्या करता है, चलो ठीक है तुम लोग मेरे को आज 100 रुपए दो, मैं आफ्टर 10 इयर्स तुमको क्या करूंगा, फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके तुमको 110 रुपए दूंगा, 110। तो बताओ कंपनी ने लिए कितने थे, सर 100। कंपनी रिटर्न कितना कर रहा है, 110, मतलब कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, सर 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पेबल। क्या बोलते हैं, प्रीमियम पेबल। और ये जो प्रीमियम पेबल है, ये जो प्रीमियम पेबल है, दिस प्रीमियम पेबल इज वन टाइप ऑफ लॉस फॉर कंपनी। और कॉमन सेंस है ना यार, तुमने सामने वाले से लिया 100 और तुमको देना पड़ रहा है 110, तो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो तुम्हारे लिए लॉस ही तो है, और लॉस है तो इसका बेसिक बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा बेसिक बैलेंस, डेबिट। क्लियर विद दिस, श्योर। तो अभी तक मैंने क्या किया है, बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड बनाने का कोशिश किया है कि शेयर्स क्या होता है, रिडीमेबल क्या है, इरिडीमेबल क्या है, राइट। इशू मतलब पैसा आ रहा है, रिडम्पशन मतलब पैसा तुमको रिटर्न देना है। तुमने लेते वक्त लिए थे 100 रुपीज, देते वक्त तुमको देना पड़ रहा है 110, तो जितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है दैट इज अवर लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पेबल, ठीक है। चल अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को ना और थोड़ा डिटेल में करेंगे, ओके। चल अब डिटेल में करने से पहले एक ना छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे ना एक बैलेंस शीट बना दिया, क्या बना दिया, बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट किसका, एक पार्टनरशिप फॉर्म का। चलो यहाँ पे एसेट्स आ गया, यहाँ पे लाइबिलिटीज आ गया,
ठीक है। असेट्स 100 रुपीज का है। यहाँ पे ना कैपिटल है ए एंड बी का, ध्यान से सुनना, ए एंड बी का कितना है, चलो 40, 20, टोटल 60, और यहाँ पे लोन है, लोन लोन बोले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने का 40, और ये 10, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो असेट्स है ना, एक काम करते हैं, असेट 1 50 रुपीज का, असेट 2 50 रुपीज का, ऐसे दो असेट लेंगे। ओके, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल ये बिजनेस बंद हो गया, ये बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया मतलब डिसॉल्व हो गया। तो क्या करोगे सर, करना क्या है, ये जो सब दिख रहा है ना आपको, ये हम लोग मार्केट में बेच देंगे। मार्केट में क्या करेंगे, बेच देंगे। जो पैसा मिलेगा उसका क्या करोगे, पहले पार्टनर्स ले लेंगे ना अपना अपना पैसा, कि पहले लोन को पे करोगे। सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी को ना हमेशा पहले पे किया जाता है, पहले बाहर वालों का पेमेंट किया जाता है, समझा। अच्छा ऐसा होता है क्या, ओके। तो पहले जब इसको बेचोगे मार्केट में, जो पैसा मिलेगा पहले इनको पे करो, और बाद में जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस वो 60 हो, 60 से कम हो, 60 से ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे तुमने ये 100 रुपीज का सेट था, इसको मार्केट में तुमने बेच दिया 120 में, तो इसको 40 दो, ऊपर का 80 तुम रखो। ये बरोबर 100 रुपीज में बिका, इसको 40 दो, 60 रुपीज तुम रखो। ये बिका फॉर एग्जाम्पल 90 में, इसको तो 40 मिलेगा, तुम बैलेंस 50 रुपए रखो। सो मैं क्या तुम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर फॉर्म डिसॉल्व होता है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज ऑलवेज पेड फर्स्ट, बराबर है। अच्छा अगर ऐसे किया तो 100 रुपए का चीज है, मैंने 60 में बेचा, 60 रुपीज खुद रख लिया, इनको क्या दिया, ठेंगा, चलेगा क्या सर, ऐसा होता ही नहीं तो चलेगा कैसे, वही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा होता ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं ना थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ए और बी ये नाम मैंने निकाल दिया, ए और बी ये नाम मैंने निकाल दिया। अब क्या किया, यहाँ लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ लिख दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। बाकी सब कुछ मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ओके। चलो अब मेरे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 और 20 का, लोन है 40 का, और मेरे पास दो असेट है, ओके। चलो अब आज के दिन, आज के दिन क्या है, मुझे करना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज के दिन मुझे क्या करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब अपना टॉपिक, मतलब मुझे इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 20 रुपए देने, 20 रुपीज, बराबर है। तो मैंने क्या किया, ये असेट को मैंने बेच दिया, चलो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज मिले, फॉर एग्जाम्पल सोचो सिर्फ पैसे 20 रुपीज मिले, वो 20 मैंने इनको दे दिए,
खत्म। तो अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या बचेगा। सर बैलेंस शीट में बचेगा असेट 150 का, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 का, लोन 40 का। अरे पगले, ये 50 रुपए का चीज अगर तुम 20 में बेचते हो तो लॉस भी तो हुआ, राइट। तो यहाँ पे ना P&L अकाउंट करके लॉस बनेगा 30 रुपीज, लॉस विल बी 30 रुपीज। अब वो लॉस कौन बेयर करेगा, कॉमन सेंस से जो ओनर है वो बेयर करेगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जिस दिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ, जिस दिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ, वेरी नेक्स्ट डे बिजनेस बंद हो गया। अब बताओ अगर बिजनेस बंद हो गया तो तुम क्या करोगे, असेट को बेचोगे। चलो ये वाला असेट मैंने मार्केट में बेचा और इसको मैंने बेचा है 30 रुपीज में। तो बताओ फटाफट बिजनेस को कितने पैसे मिले, 30 रुपीज। बोलो किसको पे करेगा। सर पहले तो लोन को पे करेगा ना, कितना पे करेगा। सर 30 रुपीज है तो 30 पे करेगा। वेरी गुड। क्या बिजनेस के पास और कोई असेट है बेचने के लिए। सर असेट के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्या इनका 10 रुपए का लॉस हुआ है, हाँ या ना। सर बिल्कुल हुआ है। तो बताओ ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर इनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर अगर एक दिन पहले ये प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम नहीं किया गया होता, अगर ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं किया गया होता तो यहाँ पे असेट 1 के जगह पे असेट 1 और असेट 2 दोनों होता 50-50 रुपीज का, बराबर है। ये बिकता 20 रुपीज में, ये बिकता 30 रुपीज में, टोटल कलेक्शन हो जाता 50 रुपीज, उसमें से लोन को मिल जाता 40 रुपीज और बैलेंस अपना ओनर देखे जो करना है। 50 में से 40 ये लोग ले लेते और 10 रुपीज शेयर होल्डर को मिलता। इक्विटी प्रेफरेंस आपस में देख लो जो करना है, तुम ओनर हो देखो। तो मुझे ये बताओ जब ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो रहा था, जब ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो रहा था, क्या इन लोगों का, क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी का टेंशन बढ़ रहा था, क्या इन लोगों का बीपी बढ़ रहा था, सोच के बताओ। सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब तुम प्रेफरेंस शेयर को कम करने का बात करते हो, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने का बात करते हो, तो बिजनेस में से पैसा तो जाएगा ना, पेमेंट करोगे तो पैसा तो जाएगा, बराबर है। तो जितना पेमेंट करोगे उतना इनका टेंशन बढ़ेगा, उतना इनका टेंशन क्या होएगा, बढ़ेगा। तो मुझे बताओ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा और हम लोगों को पता है कि कभी भी अगर हम लोग रिडम्पशन करते हैं, कभी भी हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वी ऑल नो कि पहले जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है उनका पेमेंट किया जाता है, पहले जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है उनका पेमेंट किया जाता है, बराबर है। फिर बाद में ओनर का पैसा होता है ना। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, आप जो बोल रहे हो ना वो समझा मेरे को कि पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करो और बाद में फिर ओनर को पे करो। लेकिन सर इस केस में कैसा पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं प्रेफरेंस शेयर को आज रिडीम करना है, आज, राइट। और ये जो लोन है ना मैंने 5 साल के लिए लिया है और ये है ना लोन का रीपेमेंट है 3 इयर्स के बाद।
लोन का पेमेंट है 3 साल के बाद। तो बताओ मुझे ये पॉसिबल कैसा है कि तुम पहले लोन का पेमेंट करोगे बाद में प्रेफरेंस शेयर का करोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है ना सर। प्रेफरेंस शेयर को आज रिडीम करना है, उनका पेमेंट आज करना है, तो पैसे तो आज ही देने पड़ेंगे। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करो और बाद में फिर ओनर का पैसा मिलेगा? अब वही तो टेंशन है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो लोन वाले लोग हैं ना, ये जो लोन वाले लोग हैं, ये लोग ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ना करने को ही नहीं दे रहे। बोल रहे तुम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। तुम ओनर हो, ओनर लोग हमसे पैसे, हम हमारे से पैसा पहले कैसे ले सकते हो? हमारा रिस्क बढ़ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे बीच में आ जाता है कंपनीज एक्ट। अब ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। अब कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, वो क्या बोलता है, सुनो। मुझे एक बात बताओ, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी को पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप ये 20 रुपीज का पेमेंट क्यों करने नहीं दे रहे हो? क्योंकि तुमको क्या लग रहा है कि बाबा जितने कैपिटल कम होगा, मतलब ओनर का पैसा कम होगा, उतने से असेट कम होगा, बिजनेस में से पैसे कम होंगे, तो तुम्हारा टेंशन बढ़ेगा। बराबर है? बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं तुम लोग को एक बात बोलूं कि जितना प्रेफरेंस शेयर है, कितना है बताओ? 120। उतने का जितना प्रेफरेंस शेयर जाएगा, मतलब रिडीम करेंगे, उतने का ही प्रेफरेंस शेयर वापस आ गया तो मतलब हम क्या करेंगे? इस प्रेफरेंस शेयर का 20 साल मान लो कंप्लीट हो गया, 20 साल 10 साल जितना भी है, प्रेफरेंस शेयर से तुमने पैसा लिया था, तुमको देना कंपलसरी। मैं जितना प्रेफरेंस शेयर में रिडीम करूंगा, पेमेंट करूंगा, उतने का ही प्रेफरेंस शेयर वापस मैंने लाके रख दिया तो सर, जितना प्रेफरेंस शेयर कम होगा उतने से प्रेफरेंस शेयर बढ़ेगा, जितना कैश कम होगा उतने से कैश बढ़ेगा। तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है फेस वैल्यू। कैपिटल का मतलब क्या? फेस वैल्यू। ये तो सब लोगों को पता है ना? तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब ओनर ओनर को तुम पेमेंट कर रहे हैं। और कभी भी बिजनेस में अगर ओनर पैसा लेकर जा रहा है ना, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी वैसे होने नहीं देंगे। इसीलिए जितने का कैपिटल बाहर जा रहा है, मतलब तुम रिडीम कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, उतने का ही कैपिटल अंदर आना चाहिए। अच्छा सर, मान लो मैंने प्रेफरेंस शेयर 20 रुपीज का रिडीम किया और उसके बदले में मैंने इक्विटी शेयर 20 रुपीज का इशू किया, तो कैपिटल तो कैपिटल होता है। तुम प्रेफरेंस शेयर इशू करो, इक्विटी शेयर इशू करो, कुछ भी करो, इनको क्या उससे लेना देना है? उनका मानना सिर्फ ये है कि जितना कैपिटल पहले था उतना होना चाहिए। कैपिटल कितना है? 60 है। 40 + 20 दोनों को मिला के 60 है। बराबर है? तुम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो तो भी वो 60 होना चाहिए, ताकि हमारा रिस्क ना बढ़े, लोन का रिस्क ना बढ़े। समझा? ओके। अच्छा सर, अगर मान लो मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का किया 20 का और रिप्लेसमेंट मैंने किया 30 का, 30 मैंने इश्यू ऑफ शेयर किया 30 रुपीज का, तो ये तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। बोलेंगे कैपिटल पहले 60 था, अब 70 हो गया।
लो, बिजनेस में और पैसे आए, मतलब इनका रिस्क और कम हो गया, पैसे मिलने के चांसेस बढ़ गए, बिजनेस में और पैसे आ गए। समझ में आ रहे? पैसे गए कितना, 20 रुपीज, आया कितना, 30। तो इनको पैसे मिलने के चांसेस बढ़ गए, तो उनको कोई टेंशन नहीं। तो याद रखना, अगर मैं रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल बोलता हूँ, तो जितना तुम रिडीम कर रहे हैं, जितने का फेस वैल्यू तुम रिडीम कर रहे हैं, उतना रिप्लेसमेंट करना तो कंपलसरी है। उससे ज्यादा करोगे, ज्यादा 20 से ज्यादा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? ओके, रिप्लेसमेंट में तुम क्या क्या इशू कर सकते हो? एक तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, या फिर तुम इशू ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी ओनर है और इक्विटी शेयर भी ओनर है। तो गोल गोल घूम के तुम्हारा कैपिटल रिडम्पशन के पहले जितना था उतना ही होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके, अब ना सेम चीज को मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेम चीज को, सेम एग्जांपल को हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो, मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 40 रुपीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने लिखा 20 रुपीज। अब ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजर्व। रिजर्व बोले तो जमा किया हुआ प्रॉफिट, चलो एक 50 रुपए का लिख दिया मैंने, 50 रुपीज, ठीक है। और बाद में अपन ले लेते लोन, अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो है 50 रुपीज। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, असेट 150, असेट 250 और असेट 350, ऐसे टाइप से 3 असेट ले लिया 50 रुपीज। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे क्या करना है सर? मुझे करना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मुझे क्या करना है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब इनका पेमेंट करना है, बराबर है। तो बताओ फटाफट, मेरा कितने का कैपिटल बाहर जाएगा? सर कैपिटल जाएगा 20 रुपीज का। तो बताओ, अगर मुझे रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट तो कितने का होना चाहिए? सर रिप्लेसमेंट होना चाहिए 20 रुपीज का। क्लियर? ओके, ध्यान से सुनो। देखो, मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 रुपीज का रिडीम हो गया। रिडीम का मतलब पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया। इशू ऑफ शेयर्स, इशू मतलब उसका रिप्लेसमेंट, ध्यान से सुनो। इशू ऑफ शेयर मतलब उसका रिप्लेसमेंट कितना हुआ? सर 15 का। अब इशू ऑफ शेयर में इक्विटी ले लो या प्रेफरेंस ले लो, दोनों ले लो, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 15 का रिप्लेसमेंट हुआ है। फटाफट बताओ, क्या ये लोग अग्री करेंगे? बोलो। सर कैपिटल जो बाहर गया है वो 20 है, मतलब पेमेंट कैपिटल का, और जो हमने इशू किया है वो तो सिर्फ 15 है। तो ये लोग कैसे अग्री करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये रिजर्व्स नाम का एक कोई 50 रुपए पड़ा है, 50 रुपए रिजर्व्स। ओके, तो इन लोगों को क्या बोला गया, अगर कुछ दिक्कत होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास देखो रिजर्व्स है, उसमें से हम तुमको पैसे दे देंगे, रिजर्व में से तुमको पैसे दे देंगे। ये समझा? हाँ सर समझा। तो ये लोग बोले चलो ठीक है, खुश हो गए। अब मान लो नेक्स्ट ईयर आ गया, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर कंपनी को कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कंपनी को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ अच्छा खासा, और कंपनी को देना था डिविडेंड। किसको? शेयर होल्डर। कंपनी ने क्या किया, इस रिजर्व को यूज कर लिया, क्या पे करने के लिए? डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और ऐसे करते करते ये जो रिजर्व था वो हो गया जीरो। क्या हो गया? जीरो। अब मुझे बताओ, इन लोगों को हमने ये बोला था कि रिजर्व्स में पैसे है, आप टेंशन मत लो, और उस बेसिस पे हमने ये प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया था, और रिप्लेसमेंट में सिर्फ 15 का ही था। उनको बोला था रिजर्व्स हमारे पास 50 रुपए का, आप टेंशन मत लो। और हमने क्या किया, उस रिजर्व में से उसको रिजर्व को यूज कर लिया डिविडेंड देने के लिए, और रिजर्व्स हो गए खत्म। तो बताओ क्या ये लोग खुश रहेंगे? सवाल ही नहीं उठता, उनका तो रिस्क बढ़ गया। तो इसीलिए इन लोगों को कंपनी के रिजर्व्स पे ट्रस्ट नहीं है। साला ये रिजर्व तुम कभी भी डिविडेंड दे सकते हो, इस रिजर्व से तुम कभी भी डिविडेंड दे सकते हो। तो याद रखना, जिस रिजर्व से हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं डीपी। डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये लोग खुश है? क्या ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाले लोग खुश है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पूरा का पूरा रिजर्व यूज कर लिया बाय पेइंग व्हाट? डिविडेंड। डिविडेंड टू शेयर होल्डर, रिजर्व हो गया जीरो। तो मुझे ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब तुमने रिडीम किया था 20 था, तुमने रिप्लेसमेंट कितने का किया? 15 का। कितने का रिप्लेसमेंट नहीं किया? 5 रुपए का। और इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था, हमारे पास क्या है? रिजर्व्स, बराबर। और उन लोगों को शांत किया था। तो बताओ क्या ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी तुम्हारे रिजर्व्स को देख के, रिजर्व का अमाउंट कितना था तभी? 50 रुपए था ना? क्या तुम्हारे रिजर्व्स के अमाउंट को देखकर शांत हो जाएंगे? बताओ फटाफट, क्या ये लोग तुम्हारे रिजर्व्स के अमाउंट को देखकर शांत हो जाएंगे? क्या वो लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा कैपिटल है 20 रुपीज का, रिप्लेसमेंट 15 का है, चलेगा कर दो रिडीम, तुम्हारे पास रिजर्व 50 का है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि तुम इस रिजर्व को कभी भी डिविडेंड दे के खत्म कर सकते हो, तो उनको मालूम है ये सब चीज, तो वो रिस्क क्यों लेंगे? तो सर फिर क्या करें? कैपिटल तो 20 का है, रिप्लेसमेंट 15 का है, अब क्या करें? तो रूल ऐसा बोलता है कि ये जो रिजर्व्स है ना, ये रिजर्व्स जिसको हम लोग बोलते हैं डीपी, डीपी बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो जिसमें से कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड। रूल ऐसा बोलता है कि ये जो 50 रुपए का रिजर्व तुमको दिख रहा है, इसमें से 5 रुपए, इसमें से 5 रुपए यू ट्रांसफर इट टू सीआरआर। सर अब ये सीआरआर क्या है बताता हूँ। ये सीआरआर है ना, एक डब्बा है। क्या है? एक डब्बा। ये 50 रुपए दिख रहे तुमको, ये 50 रुपए क्या है? डीपी। डीपी बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट है।
उस 50 रुपए में से ये बोला जा रहा है कि 5 रुपए तुम इस डब्बे में डाल दो जिसका नाम है CRR, और इस CRR को ना ऊपर से कर दिया जाएगा लॉक, ताला लगा दिया जाएगा। मतलब अब जो रिजर्व्स है वो रिजर्व 50 नहीं है, 45 बन गया, और 5 रुपए का बन गया है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर अब कंपनी को डिविडेंड देना भी है तो डिविडेंड के लिए कंपनी कैन यूज ओनली 45, वो ये 5 रुपए यूज कर ही नहीं सकते। समझा? अब जाके ये लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी थोड़ा सेफ हो गए। क्या बोल के कि चलो 20 का रिडीम हुआ था, उसमें से 15 तो रिप्लेस हो चुका है, और 5 रुपए मैंने डिविजिबल प्रॉफिट में से निकाल के मैंने CRR नाम के एक रिजर्व में डाल दिया, जिसमें से कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। मतलब कंपनी ये 45 रुपीज तो यूज कर सकता है, बट इस CRR के 5 रुपए को यूज नहीं कर सकता फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। अब जाके इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को चैन का सांस मिला। बोले चलो अभी ठीक है, कंपनी इस 5 रुपए में से डिविडेंड दे ही नहीं सकता। सर अगर आपको याद है तो ना सर, आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया था रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। जितना कैपिटल जाएगा उतना कैपिटल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सर, ये 20 गया, उसमें से 15 का रिप्लेसमेंट हुआ। सर ये 5 का CRR जो तुमने बनाया है वो थोड़ी ना रिप्लेसमेंट है सर। तो ये क्या है सर CRR? मुझे एक बात बताओ, मान लो तुमने अपने एक फ्रेंड से 10,000 रुपए लिए और उसको आपने बोला कि 1 महीने के बाद देता हूँ। 1 महीने के बाद तुम्हारे पास 8,000 रुपए है, बराबर। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अब तुम क्या करोगे? अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? अरे यार 10 में से मेरे पास 8,000 है, 2,000 बाद में दूंगा। चलो मान लो फ्रेंड है तो कम से कम मान भी जाएगा, बिजनेस में कौन मानेगा? तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गारंटी देना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? चलो ठीक है, एक काम करिए, मेरा मोबाइल ले ले तू, मेरा मोबाइल तू रख, जब मैं तुझे 2,000 दूंगा तो मेरे को मोबाइल रिटर्न कर देना, बराबर है। तो इसका मतलब तुमने क्या किया? 10 में से 8,000 दे दिए और 2,000 का गारंटी दिया। तो सिमिलरली ये जो CRR है ना, CRR, ये जो CRR है ये एक टाइप का गारंटी है। किस बात का गारंटी? कि जब कभी भी ये ताला खुलेगा और ये जब 5 रुपए बाहर आएंगे, ये CRR जो है ये बन जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल बाय वे ऑफ बोनस। और हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर ऑलरेडी किया है। इश्यू ऑफ शेयर में हम लोगों ने बोनस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। बताओ फटाफट, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में सबसे पहले क्या यूज करते हो? कौन सा रिजर्व? भैया जी सबसे पहले CRR ही यूज करते हो। तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हो? सर जर्नल एंट्री आता है CRR अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली अपन CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस, फिर बोनस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसे लिखते हैं, बट मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, बोनस बोनस कट कर दिया। तो बोलने का मतलब क्या है? ये जो CRR है इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। तो व्हाट डज इट मीन? ये जो CRR है, ये जो CRR है, आज ये कैपिटल नहीं बना है, लेकिन ये जब कभी भी कंपनी बोनस शेयर देगा, बोनस, ऑटोमेटिकली वो CRR कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा। तो देखो कितने का रिप्लेसमेंट हुआ था?
टोटल 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, 5 लाख का रिप्लेसमेंट तुरंत हो गया तभी के तभी, और बाकी का हमने ट्रांसफर कर दिया सीआरआर में। वो सीआरआर कभी ना कभी फ्यूचर में वो कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा बाय वे ऑफ व्हाट, बोनस शेयर्स। क्लियर? ओके सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट आ रहा है, ठीक है, कोशिश करो समझने का। अभी तक मैंने ना ये टॉपिक वॉपिक चालू ही नहीं किया, मैं सिर्फ तुम लोगों को ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक के पीछे बैकग्राउंड क्या है, कि ये होता कैसे, हम लोग सीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सीआरआर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। चलो, तो अब सब लोगों को रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा कि रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है। जितना तुम रिप्लेसमेंट करोगे तभी के तभी करो, जितना तुम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हो वो सीआरआर से रिप्लेसमेंट करो। सीआरआर से क्या तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? आंसर इज नो। तो सीआरआर क्रिएट किससे किया जाता है? सर सीआरआर ना हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, ये डिविजिबल प्रॉफिट, इससे हम लोग क्रिएट करते हैं सीआरआर। तो मेरे को बताओ, अगर तुम डिविजिबल प्रॉफिट से अगर तुम सीआरआर क्रिएट करोगे तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा, सीआरआर बढ़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर देखो, डिविजिबल प्रॉफिट अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट, लाइबिलिटी होता है प्रॉफिट, बेसिक बैलेंस क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, तो जर्नल एंट्री विल बी डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ जा रहे हैं? सीआरआर में, तो टू सीआरआर अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आ जाएगा तुम्हारे क्रिएशन ऑफ सीआरआर। क्रिएशन मतलब तुम सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और फ्यूचर में ये सीआरआर कहाँ पे यूज होगा? ओनली फॉर बोनस। और जैसे तुम बोनस दोगे वो सीआरआर कम होके वो किसमें चले जाएगा? कैपिटल में। तो सीआरआर विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कैपिटल। क्लियर? कंफर्म? चलो, तो अब ये पॉइंट हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। ओके, चलो, अब हम लोग ना ये देख लेते हैं कि सीआरआर हम लोग किससे बनाते हैं। अच्छा, सीआरआर किससे क्रिएट किया जाता है, उसके पहले ना मैं थोड़ा सा तुम लोग को ये बता देता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या। अब देखो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, और इसका मतलब तुम लोग को मालूम है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिससे हम लोग डिविडेंड शेयर होल्डर को पे कर सकते हैं, राइट। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट मेरे को बताओ, छोटा सा पॉइंट बताओ, तुमने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, 1 लाख, 1 साल के लिए, 1 ईयर, बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सर अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 1 लाख इंटू 10%, तो 1 साल का इंटरेस्ट का बात करें तो 10,000 रुपए मिलेगा, 10,000 इंटरेस्ट का, बराबर है। ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बैंक में जाके उसको बोलूं मुझे 2,000, मेरे को 2 साल का इंटरेस्ट, 2 इयर्स का, बताओ मुझे क्या वो तुमको 2 साल का इंटरेस्ट दे देगा? बोलो पटा, बोलो। सर आपका क्वेश्चन कितना गंदा और भद्दा सा है। तुमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए 1 साल के लिए, बैंक पागल है तुमको 2 साल का इंटरेस्ट देने के लिए? अरे मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरा बात। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, ये लोग हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब ओनर। इन लोगों ने पैसा दिया किसको? कंपनी को। किसको दिया? कंपनी को। कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी
फॉर एग्जाम्पल चलो ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ये परचेज कर रहा है और उसी को सेल कर रहा है। परचेज करेगा, सेल करेगा, मतलब शॉर्टकट में बोले तो बिजनेस कर रहा है उसी पैसे से। और बिजनेस करने के बाद कंपनी क्या कमा रहा है? प्रॉफिट्स। क्या कमा रहा है? प्रॉफिट्स, बराबर। अब मुझे ये बताओ, ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट किनके पैसों से हुआ है? सर, इन लोगों ने जो पैसा दिया था उसी से तो ये प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी इस प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड दे सकता है, और इस प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये इनके हक का प्रॉफिट है, ये इनका राइट्स है। इन्हीं लोगों ने कंपनी को पैसा दिया और इसी से तो ये प्रॉफिट कमाया गया है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट्स है, ये प्रॉफिट्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट्स, या फिर बोल सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। तो रेवेन्यू रिजर्व्स का मतलब क्या? सर, रेवेन्यू मतलब सेल्स। तो बेच के जो तुम लोग पैसा कमाते हो और उससे जो तुम लोग प्रॉफिट्स कमाते हो, और उस प्रॉफिट्स में से जो जो रिजर्व्स तुम क्रिएट करते हो, उस रिजर्व्स में से कंपनी कैन डिक्लेयर व्हाट? डिविडेंड। कंपनी कैन डिक्लेयर व्हाट? डिविडेंड। समझा? तो रेवेन्यू रिजर्व्स, इस पे शेयर होल्डर का हक है क्या मिलने का? डिविडेंड, बराबर। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को बताओ, बैंक में मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? 1 लाख। उस पे इंटरेस्ट मेरे को कितना मिलना चाहिए? 10,000, बराबर। ओके। अब मान लो जिस बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया था, उस बैंक का जो ओनर है ना, वो ऐसे ही रोड पे चल रहा था, और रोड पे चलते चलते उसको एक बैग मिला, और उस बैग में ना 1 करोड़ रुपए थे। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए थे। तो वो 1 करोड़ रुपए वो बैंक के ओनर ने रख लिया। अब मुझे बताओ, मैं जाता हूँ उस बैंक में और उसको बोलूंगा, अरे वो तुझे देख, उस दिन 1 करोड़ रुपए मिले थे, मेरे को दे मेरा शेयर उसमें। क्या वो बैंक मैनेजर दे देगा? बताओ फटाफट। अरे क्यों देगा? उसमें क्या मेरा कोई रोल है? उसमें मेरा कोई राइट्स है? नहीं। वो तो जो बैंक का ओनर था उसको मिला है, उसको गलती से मिल गया है, राइट। उसमें मेरे पैसे का कोई मेरा उसमें राइट्स नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। तो ऐसे टाइप का रिजर्व्स, ऐसे टाइप का प्रॉफिट्स जो अचानक से हो जाता है, जिसपे मेहनत नहीं किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व्स। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने बेचा उसको 15 लाख में, तो 5 लाख का हो गया कैपिटल रिजर्व। वो 5 लाख जो है उसमें इनका कोई रोल नहीं है, इनको उसमें से कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोग ने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर किया, उसमें तुम लोग ने देखा रहेगा शेयर फॉरफीचर होता है। शेयर फॉरफीचर को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। उस कैपिटल रिजर्व से कोई डिविडेंड दिया नहीं जाता है, उसमें इनका थोड़ी ना कोई रोल है। जैसे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर हम लोग ने चैप्टर किया है, 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, हमने सेल किया 120 में, 20 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इस 20 रुपीज का जो सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें से थोड़ी ना कोई डिविडेंड दे सकता है, उसमें इनका थोड़ी ना कोई रोल है, इनके पैसे यूज करके थोड़ी ना मैंने वो प्रीमियम कमाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो कैपिटल रिजर्व्स होता है ना, ये कैपिटल रिजर्व्स इज जनरेटेड बाय सोर्स। मतलब वो कैपिटल रिजर्व
कहीं ना कहीं से जनरेट होता है, उसके पीछे कोई मेहनत नहीं है। तो ये जो रेवेन्यू रिजर्व्स होता है ना, रेवेन्यू रिजर्व्स, उसमें से कंपनी कैन डिक्लेयर व्हाट, डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व में से कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता है। तो जब कैपिटल रिजर्व में से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकता, तो इस कैपिटल रिजर्व में से मुझे बताओ सीआरआर बनाने का कोई मतलब है क्या? सीआरआर हम लोग क्यों बना रहे हैं? ताकि जो पैसा वो डिविडेंड में दे के खत्म कर सकता है उसको बचाना है हमको। तो इसका मतलब सीआरआर तुम कैपिटल रिजर्व से क्रिएट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो सीआरआर किससे क्रिएट करना है तुमको? सर सीआरआर क्रिएट करना है रेवेन्यू रिजर्व से, रेवेन्यू प्रॉफिट से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो मैं तुम लोग को ना लिस्ट बता देता हूं कि हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कौन कौन से रिजर्व्स से क्रिएट कर सकते हैं। देखो, transfer to capital redemption reserve account is allowed from these profits otherwise available for dividend। available for dividend मतलब डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो भी रिजर्व्स है इससे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये रिजर्व्स को हमको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? सीआरआर में, सो दैट कि जो अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड में दे उसको हम बचा लें। तो देखो, जनरल रिजर्व से डिविडेंड दिया जाता है, रिजर्व फंड से डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, एक्सीडेंट फंड, वॉलेंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क कर देता हूँ, अच्छे से देख लो। जनरल रिजर्व इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ये तीन रिजर्व अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम लोगों को दिखाई देंगे। तो बेसिकली बाकी सब भी तुमको मालूम होना चाहिए, बट बेसिकली तीन आइटम। बोलो, ये पैसा तुम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? सीआरआर। तो ये जो भी रिजर्व है वो कम होगा और सीआरआर बढ़ेगा। तो एंट्री क्या? रिजर्व्स का बेसिक बैलेंस क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री भी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट या डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। क्लियर? देन उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है वो देख लेते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम दीज प्रॉफिट्स अदरवाइज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। कौन कौन? सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फॉरफीचर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन करके कोई तो एक कैपिटल रिजर्व है जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन के पहले ही होता है, देन कैपिटल रिजर्व, देन डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये सब रिजर्व जो है ना, इससे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रॉफिट्स को सीआरआर में कन्वर्ट कर भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसमें से सीआरआर हम क्रिएट करते ही नहीं है। सीआरआर इज क्रिएटेड ओनली फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट। और अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रहेगा ये पॉइंट? श्योर? वेरी